आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जियोग्राफी यानी भूगोल का पार्ट जो एक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आज ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी बुक्स निकाल के रख लीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लाइंस और क्वेश्चन होंगे मैं साथ के साथ मार्क करा दूंगा। तो अब वीडियो पॉज करके बुक्स निकाल लीजिए और फिर आइए कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, क्या फर्स्ट जो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स, लिस्ट आइटम्स एंड नेम्स ऑफ मटेरियल। तो ये एक एक्टिविटी ये आप कर सकते हैं। जैसे अब फ़ैन हो गया या जो भी चीज़ें जो हमारी लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल बनाती है वो यहाँ पे बतानी है। तो ये पेपर में नहीं आएगा, ये जस्ट फॉर एक्टिविटी है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है। तो चैप्टर का पहला जो अपना पैराग्राफ है उसमें ये दिया है, एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technology accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो इस जो पैराग्राफ है इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अ रिसोर्स, तो उसका यही आंसर होगा। तो आइए अब इस आंसर को समझते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट, मतलब जो भी नेचर में इन्वायरमेंट में ने हमें दिया है और वो हमारी कोई नीड को सेटिस्फाई करता है। हमारी कोई भी नीड है, जैसे अब हमारी नीड है खाना और नेचर हमें खाना दे रही है, तो वो एक ऐसा रिसोर्स है, वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो आइए इन तीन कंडीशंस को डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो आइए, तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आयरन का, ठीक है। तो आयरन जो है, अब हमने इसका एग्जांपल ले लिया। इसमें क्या, फर्स्ट हमें दिया टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम अर्थ में से आयरन को निकाल पाए, और उसको आपको पता ही होगा कि जो आयरन है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता अर्थ में, वो मिक्स्ड फॉर्म में होता है, यानी एलॉय के फॉर्म में होता है। तो अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पहले तो हम उसको धरती से निकाल पाए, उसके बाद निकालने के बाद उसमें से प्योर आयरन को एक्सट्रैक्ट भी कर पाए, जो अलग अलग अपनी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी जो प्रोसेसेस होते हैं। तो अब ये टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो गया, ठीक है आयरन। तो आयरन पे ये कंडीशन लागू होगी। तो अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल का यह मतलब है कि जो हमारी लागत आ रही है उसको निकालने में, उसको बनाने में, मतलब अर्थ से निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट करने में जो भाई लागत आ रही है यानी खर्च आ रहा है, क्योंकि पहले तो मशीन्स आएगी जिससे अर्थ से निकलेगा, फिर जो प्रोसेस में जो हमारी मशीन्स आएगी जिससे वो एक्सट्रैक्ट होगा, तो उसका जो खर्च आ रहा है वो इतना हाई नहीं होना चाहिए कि जितना तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। अब आयरन जो है उसको निकालने में जो खर्च आता है वो जो उसका सेलिंग प्राइस है उससे कम है, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल है। और लास्ट हमारे पॉइंट बना कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब हमें उसकी नीड होनी चाहिए, कल्चर में उसकी नीड होनी चाहिए। जैसे ये ना हो कि आयरन से हमें कोई नुकसान हो, उससे फ़ायदा ही हो। तो आयरन तो हमारी कितनी जगह काम आता है, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल ही भी है। तो जैसे ही तीन कंडीशंस लागू होती है तो वो चीज़ रिसोर्स बन जाती है। इसी तरह आयरन रिसोर्स बन गया। तो आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले कि ये इमेज आती है, इसमें क्या है, इसमें हमें शो किया गया है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आइए अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो जो क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये इंटरडिपेंडेंट है। अब किस तरह इंटरडिपेंडेंट है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब जैसे मान लीजिए अब हमें फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, हमने इसमें से जैसे रिसोर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे रिसोर्स निकलेगा। अब मान लो टेक्नोलॉजी है और रिसोर्स निकल गया, अब उस रिसोर्स का फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा तभी है ना जब हम इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको बेचेंगे, तो वो लेड टू फॉर्म इंस्टीट्यूशंस। तो इसी तरह ये दोनों चीज़ें इस पर डिपेंडेंट। अब टेक्नोलॉजी क्यों बनी है? क्योंकि फिजिकल हमने रिसोर्सेज निकालने, और रिसोर्सेज क्यों निकालने? क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशन बेचने हैं। तो इसी तरह ये दोनों चीज़ें भी टेक्नोलॉजी पे इंटरडिपेंडेंट होगी। और लास्ट में इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन में बेचने के लिए हमें रिसोर्स निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें भी इससे पे डिपेंडेंट हो गई। तो इसी तरह ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो आइए इसको थोड़ा और डिटेल में करते हैं। अगला पैराग्राफ में इसी पे क्वेश्चन दिया है। तो अगला पैराग्राफ जाने से पहले कि ये चार्ट आता है, पहले इसको थोड़ा हम रीड कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, रिसोर्स की क्लासिफिकेशन की गई है। अब मुझे कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जो क्लासिफिकेशन है, हर सब्जेक्ट में को क्लासिफिकेशन अच्छी नहीं लगती।
तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है पहले तो। अब आप देखिए, आपके पास एक दूसरे सब्जेक्ट की बुक है, एक दूसरे सब्जेक्ट की बुक है, एक दूसरे सब्जेक्ट की बुक है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि जैसे एक सब्जेक्ट की 3 बुक्स है और दूसरे सब्जेक्ट की 2 बुक्स है, तो पहले एक सब्जेक्ट की एक बुक रखी फिर दूसरे सब्जेक्ट की दूसरी, ऐसे मिक्स तो नहीं करते, अलग अलग ही रखते हो ना। तो वैसे भी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पे हम इनको अलग अलग करते हैं, ताकि हम जब इसको यूज़ करें तो हमें ईजी हो। तो आइए इनको समझते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले रिसोर्सेज तो 2 तरह के डिवाइड करते हैं। पहला तो नेचुरल, जो नेचर ने हमें बनाया है, और सेकंड रिसोर्स हो गए ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो ह्यूमन ने बनाया है, ठीक है। अब नेचर के अंदर आगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रीन्यूएबल। पहले पूरा नेचर का डिस्कस करते हैं, फिर ह्यूमन का करेंगे। तो नेचर के अंदर आगे रीन्यूएबल है, नॉन रीन्यूएबल। ये रीन्यूएबल होते हैं जो मतलब इतनी मात्रा में है या कि वो ख़त्म ना हो, या फिर वो जो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जिनकी मात्रा का तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो बहुत देर लगाते हैं बनने में। इनको हम आगे वाले आने वाले पैराग्राफ्स में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो रिन्यूएबल का कुछ एग्जांपल हो गए जैसे विंड, वाटर, और बायोलॉजिकल कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे नेचुरल वेजिटेशन होगी, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ। और नॉन रिन्यूएबल में आ गया जैसे मेटल्स आ गए और फॉसिल फ्यूल्स आ गए। इसको हम आगे आने वाले पैराग्राफ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइप जो रिसोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आएगा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। अब आपको पता है ह्यूमंस ने ही इंडस्ट्रीज बनाई हैं, ये सारा सिस्टम बनाया है बाइंग एंड सेलिंग का, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये सब ह्यूमन ने ही बनाया। तो ये सब रिसोर्स के अंदर ही आता है और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आता है। तो आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. तो आगे ना फिर वही क्वेश्चन अब पार्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाउ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन हैव एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो इसको आप सारा मार्क कर लीजिए, हम आपको उसको समझाता हूँ कैसे है। तो उन्होंने क्या कहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो प्रोसेस है जिससे जो थिंग्स है उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, इन्वायरमेंट से। जब हमने कच्चा रिसोर्स निकाला उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं, रिसोर्स में। इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, इससे हमने नेचर से इंटरेक्ट किया तभी उसमें से हमने कच्चा वो निकाला। टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। अब हम नेचर से वो निकालेंगे कैसे, उससे इंटरेक्ट कैसे करेंगे, टेक्नोलॉजी से। और फिर टेक्नोलॉजी करने के बाद हमने इंस्टीट्यूशन बनाए, क्यों, ताकि हम उस रिसोर्स को बेच पाए और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर पाए, मतलब उसको बढ़ा पाए। तो इससे हमें पता लगता है इस आंसर से कि ये तीनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको मार्क जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड इज इट रिज्यूम मैनी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि रिसोर्स वो नेचर का फ्री गिफ्ट है जैसा कि हर कोई सोचता है। तो इसका आंसर है नॉट। तो ये पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये समझने की बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो रिसोर्स है, अब सब हर कोई समझता है कि नेचर तो फ्री में दे दिया, पर ऐसा असल, तो जैसा कि हम सोचते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर नॉट, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जो रिसोर्स है वो ह्यूमन एक्टिविटी की एक फंक्शन तो है, पर वो फ्री गिफ्ट नहीं है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। मतलब हम खुद एक रिसोर्स है, हम खुद मतलब जैसे अब हम देखिए, हम वर्क कर रहे हैं, आप भरे होके कोई ना कोई जॉब करेगी, तो जॉब से क्या होगा, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी। तो अब खुद एक रिसोर्स है। तो इसी तरह रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो हमें बस उसको संभाल के यूज़ करना है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। They transform material available in our environment into resources and use them. तो हम क्या करते हैं, हम नेचर से ही निकाल के उनको बस ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जितना भी रेड पोर्शन एरिया है, ये सारा 22.2 किलोमीटर तक का एक्सटेंट है इंडिया का, मतलब जो उसके अंदर आता है। और अब आपको मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एरिया को कहते क्या है। तो इस एरिया को कहते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द कंट्री। तो अगर कोई कंट्री है जिसका कोई पोर्शन ओशन में लाई करता है, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स उस ओशन का जो पार्ट है उस कंट्री का
नेशनल प्रॉपर्टी के रिसोर्स के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर आता है, और इस एरिया को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारा ये इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो हर जगह से 22.2 किलोमीटर तक का एक्सटेंट है। पर अब मैं आपको बता दूं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा कम है और यहाँ से तो बहुत ही कम है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी आ जाता है इस करके, और यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका का भी और ये रूल्स हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। तो श्रीलंका का भी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स एरिया कवर होगा। तो जो ये एरिया बचा, ये 12+24 नॉटिकल माइल्स तो है नहीं, तो जितना भी एरिया था ये हाफ डिवाइड हुआ है। तो इस ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं ऑफ द कंट्री। तो ये हमने पहले नेशनल रिसोर्स, अब आइए इंटरनेशनल रिसोर्स की तरफ चलते हैं। तो अगर आप वहाँ पे पूछे कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्स, तो आप यही लिख दिएगा द रिसोर्स विच डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री। तो पहले क्या था नेशनल रिसोर्स में, द रिसोर्स विच बिलोंग टू अ नेशन। अब यहाँ पे डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री आर नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और लिखेगा कि दीज आर गवर्नड बाय सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंटरनेशनल संस्थाएं चलाती है, जैसे अपनी यूनाइटेड नेशंस होगी। तो आइए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean. तो यहाँ पे बता रहा है कि जो कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाद भी 200 नॉटिकल माइल्स के जो बाद ओशन आता है वो ओपन ओशन है, वो कोई इंडिविजुअल कंट्री ओन नहीं करती और कैन यूटिलाइज विदाउट एनी। तो उस ओशन को कोई भी विदाउट एनी कंसर्न उसको यूज़ कर सकते, यूटिलाइज कर सकता है ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये सब इंटरनेशनल, इसको कोई कंट्री प्राइवेटली ओन नहीं कर सकती जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद एरिया आएगा। ये इंटरनेशनल सोर्स था और ये ऊपर इसकी डेफिनेशन। तो ये अब इन चारों के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इंडिविजुअल, जैसे मैं पढ़ा था कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेटली ओन्ड होता है, तो इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे हमारा घर हमारे डैडी या जो भी हम खुद ओन करते हैं, तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। फिर कम्युनिटी, जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी का पार्क होगा, तो सोसाइटी के लोगों ने सारा मतलब सबका पैसा उसमें लगा है, तो वो एक कम्युनिटी होगी सोसाइटी, तो वो सिर्फ सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आ गया। अब नेशनल, अब जैसे कोई गवर्नमेंट पार्क बनाती है तो वो गवर्नमेंट पार्क जितने भी हो गए तो वो एक गवर्नमेंट, हमारी देश की गवर्नमेंट है, तो वो नेशन की प्रॉपर्टी होगी, तो वो नेशनल प्रॉपर्टी रिसोर्स के अंदर आ गया। और फिर इंटरनेशनल रिसोर्स, तो वो तो हमारा इंटरनेशनल सी होता है जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद है, वो इंटरनेशनल हमारा वो इंटरनेशनल रिसोर्स एज अ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो उससे पहले एक हमारे पास यहाँ पे डू यू नो फैक्ट है, तो आइए इसको रीड करते हैं। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द exclusive economic zone. Identify some other resources which are international in nature. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंट्री होती है उसके अंदर जो होता है उसका 12 नॉटिकल माइल्स तक का ही उसका एरिया उस कंट्री के अंदर होता है जहाँ से बिना परमिशन कुछ ले सकती है, पर जो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। पर उसके बाद जो एरिया वो सारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। लेकिन इंडिया को ये राइट मिला है बाय द यूनाइटेड नेशंस कि वो अपने एरिया के बाहर भी जो मैंगनीज नोड्यूल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंगनीज नोड्यूल होते क्या है। तो ये देखिए, ये होता है मैंगनीज नोड्यूल्स। तो इससे क्या होता है, मैंगनीज एक्सट्रैक्ट होता है और उस मैंगनीज से क्या स्टील और बाकी जो चीज़ें वो बनती है। तो इंडिया को स्पेशल राइट मिला है कि वो अपने एरिया के बाहर से भी सी से ये निकाल सकती है। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की लोड़ नहीं क्योंकि आना नहीं, मैंने आपको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बताया। और इससे क्या होता है कि इससे हम स्टील्स के चीज़ें बनाते हैं क्योंकि इससे मैंगनीज एक्सट्रैक्ट होता है। तो आइए अब जानते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट 4 तरह के रिसोर्स टाइप होते हैं। एक होता है पोटेंशियल, स्टॉक, डेवलप्ड एंड रिजर्व्स। तो आइए इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, ये टेबल है, इसको हम थोड़ा अच्छी तरह रीड करेंगे। ये बुक में नहीं है, मैं आपको जस्ट जनरल नॉलेज से बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग
तो भी रिसोर्स के लिए उसको 3 क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। पहला है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो हम इसी 3 बेसिस पे इन तीनों को हमने अलग अलग किया है। तो आइए मैं आपको जानता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियल रिसोर्सेज होते क्या है। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे जैसे रीजन जो इजीली अवेलेबल भी होते हैं और उसको बहुत मात्रा में है और हम उसको कल्चरली एक्सेप्ट है, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। पर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उसको फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि ड्यू टू सम फैक्टर। आइए हम करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अब राजस्थान में क्या है, राजस्थान में बहुत धूप आती है तो वहाँ पे इतनी हम सोलर पैनल्स लगा के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। पर हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि देखिए वो जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है सोलर पावर को यूज़ करने की, तो उसके लिए टिक है। पर इतने लार्ज एरिया में सोलर पैनल्स लगाना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। हम इतना पैसा नहीं कर सकते। हाँ, माना कि हमें आने वाले ईयर्स में इसका बेनिफिट ही होगा, लेकिन एक बात की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है जो हम नहीं कर सकते। और हाँ, कल्चरली एक्सेप्टेबल तो है क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है। पर हम और लास्ट जो हमारा क्राइटेरिया ये एक्स्ट्रा है क्योंकि ये इसके लिए रिलेटेड है, तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ऐड किया, फुल यूटिलाइजेशन। तो हम पोटेंशियल रिसोर्सेज की फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे क्योंकि हम पूरी तरह सोलर पैनल्स लगा ही नहीं रहे। और वो क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट टाइप है वो है डेवलप्ड। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होगी जो हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, मतलब जो नॉर्मली हमने डिस्कवर किए हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। जैसे मान लो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बहुत जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने रिसोर्सेज है, हाँ वो टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि उनको अर्थ से निकाल पाए, वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है तभी हम उनको माइनिंग कर रहे हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है तभी हम उनको यूज़ कर रहे हैं, और फुल यूटिलाइजेशन तो हो ही रही है। हर जगह हम अलग अलग एलिमेंट्स के यूज़ करते हैं। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज आर फुली डेवलप्ड, तभी उनका नाम ही डेवलप्ड है। अब जो ये थर्ड वन है स्टॉक, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। तो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्स है जो हमारे पास है, तो मतलब जिनका हमारे पास स्टॉक तो है, पर उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने तो केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि जो एटम्स, अब जैसे वाटर है वो किससे बन रहा है? वो हाइड्रोजन के 2 एटम और सॉरी हाइड्रोजन का एक एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम H2O, इनसे बनता है। मतलब एक हाइड्रोजन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। पर आपको पता ही होगा कि ये हम अगर नॉर्मल हाइड्रोजन गैस ले 1 रेशो और ऑक्सीजन गैस ले 1:2 की रेशो में ले और उनको मिक्स कर दे तो वाटर नहीं बनेगा। मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम बना पाए। तो अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्टॉक तो है, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको ज्वाइन करके वाटर बना पाए। या और भी इसकी बहुत एग्जांपल्स हो सकती है, इतने तरह के एलिमेंट्स हैं, किसी को भी ज्वाइन करके हम कुछ और बना सकते हैं, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम 2 अलग अलग एलिमेंट को ज्वाइन करके एक कंपाउंड बना दें। तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल। अब जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इकोनॉमिक तो बाद में आएगी, जब टेक्नोलॉजी आएगी फिर हमें पता लगेगा कि टेक्नोलॉजी में कितना खर्चा है। तो ये यहाँ पे मैंने कभी क्रॉस किया क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो इकोनॉमिकली फिजिबल तो हमें पता ही नहीं लगेगा। और लास्ट उसके बाद थर्ड वन है कल्चरली एक्सेप्टेबल। हाँ, हम यूज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, हम वाटर बना पाए, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होगी। पर वो अलग बात है कि ये एक एक्सेप्शन हो सकती है कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई ऐसा कौन हो कि जिसकी वजह से ना यूज़ कर, पर वो एक एक्सेप्शन होगी। और लास्ट वाला जो है फुल यूटिलाइजेशन, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो यूटिलाइजेशन तो हो ही नहीं रही। तो आइए अब ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब ये चौथा है रिजर्व, इसको करते हैं। तो रिजर्व रिसोर्सेज वो हो गए जो हमारे पास है तो, पर हमने ना उनको स्टॉक करके, मतलब उनको इकट्ठा करके रखा हो फॉर द फ्यूचर यूज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो डैम्स में क्या वाटर है, तो डैम्स में हमने वाटर स्टोर, हम उसका यूटिलाइज फुल यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहे। जैसे देखो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम उनको स्टोर कर पाए, वाटर को हम स्टोर करें डैम्स में, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है तभी डैम्स बने हुए हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल। हाँ, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है तो हम वाटर यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है। अब लास्ट है फुल यूटिलाइजेशन। तो हम इसकी फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि हमने इसको रिजर्व करके रखा है, किसके लिए? फॉर द फ्यूचर यूज़। हमने इसको फॉर द फ्यूचर यूज़ रिजर्व करके रखा है, इसलिए सारे क्राइटेरिया ठीक है, पर हम इसकी फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे क्योंकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको स्टोर करके रख रहे हैं, क्योंकि अब हमें इतने सारे रिसोर्स की एक समय पर ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब इनका थोड़ा चैप्टर रीडिंग करते हैं।
उससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे हम पोटेंशियल रिसोर्स की एक ये भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे कोस्टल एरियाज में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि बहुत सारे करंट्स आते हैं, विंड करंट्स आते हैं, तो विंड की वहाँ पे कोई कमी नहीं है, तो हर टाइम विंड चलती रहती है, तो हम वहाँ पे विंड मिल्स लगा सकते हैं कि जिससे अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए। पर वही बात होगी, फिर विंड टर्बाइन लगाने के लिए भी तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ गया कोल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अलग अलग एलिमेंट्स हम अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्टॉक में यही होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, रिजर्व्ड में वाटर इन डैम्स। ठीक है, तो आइए अब इनकी बुक रीडिंग करते हैं थोड़ी। तो आइए पहले हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन जैसे वो पूछेगा ना कि व्हाट इज़ पोटेंशियल रिसोर्स, तो ये आपने सारा ही लिखना है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे आने वाली वीडियोस में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, मतलब एक एरिया में है वो रिसोर्स है, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, पर वो यूटिलाइज नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया था। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। तो जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दी थी कि हमारे वहाँ पे सोलर बहुत धूप आती है, तो हम ईजिली सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, पर हमने उसको डेवलप क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होगा, इतने लार्ज स्केल पे सोलर पावर प्लांट्स लगाना, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा, इसलिए हम उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे फुल। तो आइए नेक्स्ट हम रीड करते हैं। नेक्स्ट में है डेवलप्ड रिसोर्स, तो आइए इसको रीड करते हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटर्मिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। तो यहाँ वही रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, मतलब हम उनको जान चुके हैं, हमने उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी चेक करके उनको डिटर्मिन कर लिया है, अब उनकी यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लास्ट लाइन में उन्होंने क्या लिखा कि द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, कि मतलब उनके कहने का मतलब है कि ये जो डिपेंड कर, अब देखिए अर्थ में कितना अंदर कितना कोल या कितने भी रिसोर्सेज अंदर अर्थ के अंदर दबे हुए हैं, हम एक बार में तो उनको नहीं निकाल पा रहे, रोज़ खुदाई हो रही है, रोज़ रिसोर्सेज निकल रहे हैं, रोज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब फुल यूटिलाइजेशन हो रही है। पर ये हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम एक साथ निकालें, तो यही इसी लाइन का यही मतलब है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज द टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग, हम उसको डे बाय डे और यूज़ करी जा रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू और फिजिबिलिटी कितना फिजिबल है हम उसको निकाली जा रहे हैं, हम उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसकी। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टॉक रिसोर्सेज। तो स्टॉक रिसोर्सेज में मटीरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उसको यूज़ तो करना चाहते हैं, वो हमारी वाटर हमारी नीड है, उसको सेटिस्फाई करेगा, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। तो हमारे पास वही बात होगी, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे एटम्स या एलिमेंट्स कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको रिसोर्स बना पाए, इंक्लूडिंग अमंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वाटर एक कंपाउंड है ऑफ टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। तो मतलब कह रहे हैं हाइड्रोजन के पास पावर तो इतनी है, एनर्जी है, इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हमारे पास टेक्निकल नो हाउ, मतलब हमारे पास वो नॉलेज नहीं है कि हम क्या जान पाए कि उसको कैसे बनाना है, उसको हम कैसे यूज़ करें, या कैसे उसको हम वाटर के कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करें और उसको एज अ रिसोर्स यूज़ करें, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आइए नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट आ गया रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व्स आर द सब्सटेंस ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। तो रिजर्व वही हो गया कि हमने उसको यूज़ में लिया हुआ है और हमें पता है कि उसको क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, मतलब हमने उसका यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने उसको फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर द मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, ये हमारी फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए ज़रूरी है। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो मतलब जो रिवर में है पानी है वो इतना हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, पर अभी हम उसके लिमिट क्वांटिटी ही यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो बाकी पानी है वो हमने फ्यूचर यूज़ के लिए संभाल के रखा है। दस द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेप्ट, मतलब जैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए कि वाटर हमने डैम में स्टोर करके रखा है फॉर द फ्यूचर यूज़,
इज़ अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। अब जो फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट में हमने क्या पेड़ वगैरह है, तो उनको हम काट थोड़ा ना दे, हमने उनको रिजर्व करके रखा है ताकि आगे हमें अगर भी लकड़ की लोड हो, हमें कोई मेडिसिनल प्लांट की लोड हो, कोई ऑक्सीजन की हमें लोड हो, नहीं दे, तभी तो हमने उनको रिजर्व करके रखा है। ये सारी रिजर्व रिसोर्सेज के अंदर ही आते हैं। तो आइए हम आगे चैप्टर के आगे चलते हैं। तो जो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जो अब जैसे चैप्टर के नेम में था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो अब जो रिसोर्स है अब उनकी डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि हाउ रिसोर्स आर डेवलप्ड। तो आइए पढ़ते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। तो हम तो जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितने ज़रूरी है, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे मेंटेनिंग द ह्यूमन लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ की नीड्स जो है वो रिसोर्सेज से ही सेटिस्फाई होती है। अब जैसे मान लो हमारी नीड है पानी, तो पानी भी एक रिसोर्स ही है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तभी तो कहा कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ, तभी हमारी लाइफ क्वालिटी बनती है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ये माना जाता है कि रिसोर्सेज एक नेचर का फ्री गिफ्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। तो इसका एक परिणाम ये होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है उसको बिना सोचे समझे, मतलब बिना भेदभाव के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रीड। दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो आइए प्रॉब्लम्स जानते हैं कि क्या है। तो इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए सारा, कि एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी, आइए इनको डिस्कस करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम होगी डेवलपमेंट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। तो जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाएगी बगैर एक जो रिसोर्स है, बगैर वो सबकी नीड सेटिस्फाई कर दे, उसकी जगह वो सिर्फ कुछ ग्रीडी लोगों की ही नीड पूरी करे, तो ये सही नहीं होगा। तो इससे रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे बस जस्ट टू फ्यू मीट द नीड्स ऑफ फ्यू ग्रीडी पीपल, तो ये अच्छा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। मतलब जो रिसोर्सेज होगा वो कुछ ही लोगों के पास चला जाएगा, तो इस कुछ ही लोगों पर चला जाएगा, तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा कि जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक हैव और हैव नॉट, मतलब रिच और पुअर। अब देखिए किसी एक बंदे के पास सारा रिसोर्स चला गया, वो उसको आगे बेचेगा, तो सब कुछ तो उसी के पास चला गया, और एक बंदे के पास कुछ भी नहीं रहा, तो जिसके पास सब कुछ चला गया वो रिच सोसाइटी में आ जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं रहा वो पुअर में। तो इसी तरह सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही रिसोर्स हमारी मीट के लिए ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं होगा तो हमारे पैसों का भी क्या फायदा। अब वाटर हमारे रिसोर्स है, मतलब वाटर नहीं होगा तो हम सारा पैसा का क्या करेंगे, जब हम मरी जाएंगे तो हम चाहे जितना मर्जी पैसा दे, हम वाटर तो यूज़ करते हैं ना। अब सारा वाटर कुछ ही लोगों के पास चला जाए, फिर वो उनको ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा उनके पास सारा पैसा चला जाएगा, और जो बाकी जिनके पास रिसोर्स नहीं है वो गरीब हो जाएंगे। तो इसी से सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। तभी है कि रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। जो थर्ड है वो होगा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो मतलब यहाँ अभी तक तो हम बस इसी की बात कर रहे थे कि ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट होगा, पर जब हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो अब बात आती नेचर पे क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे बिना भेदभाव किए, तो क्या होगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होगा। क्या जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, मैनी मोर आर देयर। मतलब अगर हम बिना सोचे समझे यूज़ करते रहेंगे तो हम पे तो जो नॉर्मल पीपल है उसकी लाइफ पे तो इफेक्ट होगा ही होगा, साथ ही जो मदर नेचर है उस पर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर मार्क कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड था कि अब वहाँ पे हमने बात की थी कि ये सारी फैक्ट है, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ है, यहाँ पे पहले आप एक क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। पहली 3 लाइंस में यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लीजिए कि वाई क्यों होनी चाहिए, और कि वाई एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इक्विटेबल मतलब बराबरी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी रिसोर्सेज की, तो जो पीछे हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए थे वो सारी प्रॉब्लम रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकती है। इसलिए एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है रिसोर्सेज की। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। इफ़ द प्रेजेंट
trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. मतलब अगर जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, मतलब प्रेजेंट ट्रेंड में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीशन हो रही है जस्ट बाय फ्यू इंडिविजुअल, जो बड़ी बड़ी कंपनी है बस वही रिसोर्सेज को यूज़ करी जा रही है एंड कंट्रीज। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसा ही होता रहा तो फ्यूचर में हमारी प्लानट डेंजर में हो सकता है। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। अब यहाँ पे एक नवा टॉपिक हम आगे करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग। तो आपको उसके नाम से क्लियर होगा, रिसोर्स प्लानिंग मतलब रिसोर्स को हम प्लान करके यूज करें। तो अभी हम करते हैं, पहले हम ये एडिट कर ले। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मतलब सब आराम से जी पाए बिना किसी को हार्म किए। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी। तो आगे हम करते हैं, अभी पहले ये रीड कर लेते हैं। ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हम ये सब आगे डिस्कस करते हैं, तो आइए चल। हाँ, तो आगे सस्टेनेबल, पहले हम करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये हमारा वीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज्यादातर पेपर में आता ही आता है, क्योंकि ये इजी भी है और ज़रूरी भी है। तो ये ज़रूर आता है पेपर में 90%, तो उसको आप ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिए। तो आइए इसको समझते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। मीन्स कि इसमें होता क्या है कि अगर आप डेवलपमेंट हो रही है, आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो ये नहीं होनी चाहिए कि आपके लिए तो डेवलपमेंट है पर किसी और के लिए डिस्ट्रक्शन हो जाए। मतलब सबके लिए वो किसी को हार्म नहीं करनी चाहिए। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो सिंपल शब्दों में कहे कि अगर अब अभी कुछ करते हो, अभी कोई चीज़ बनाते हो या कोई डेवलपमेंट करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि उससे नेचर हार्म हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, या आप सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको डेवलपमेंट करनी पड़ती है। उस डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज के जो टाइम चल रहा है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जा रहा है। अगर आप इंटरनेट पे जाके देखिएगा तो वहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस है उसने भी कुछ गोल्स निकाले, आई थिंक 17 या कुछ 17 गोल्स थे जो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड है। तो आप जाके एक बार जरूर देखिएगा, आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी होगी सस्टेन। तो आइए अब आगे रीड करते हैं, इसको मार्क जरूर कीजिएगा आप पर। तो यहाँ पे एक और हमारा वीआईपी क्वेश्चन आया, मतलब क्वेश्चन ही इसको, मतलब यहाँ पे कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप एक मार्क कर लीजिएगा। वैसे मैं आती तो नहीं पेपर में, कभी आई तो नहीं, लेकिन क्यों रिस्क लेना, 5-10 मिनट लगेगा, इसको आप एक याद कर लीजिएगा, तो कोई हर्ज नहीं है। इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा रीड कर लेते हैं क्या इसमें। इन जून 1992, मतलब 1982 में जून में, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convinced for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level. तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 1992 में जून में 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज के जो हेड मतलब गवर्नर जो भी हो गया, वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो है वहाँ पे सारे मीट किए थे फॉर अ मीटिंग। किसके लिए? इंटरनेशनल अर्थ समिट, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अर्थ की इन्वायरमेंटल हेल्थ स्ट्रक्चर पे बात करने के लिए अर्थ के। तो इस समिट में क्या हुआ था, सब लोगों ने जो अभी अर्थ इन्वायरमेंट पे जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स आ रही है, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मतलब जो सोशल लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे इन्वायरमेंट पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको हम कैसे इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे हैंडल करें एट ग्लोबल लेवल, ताकि पूरे, क्योंकि जो नेचर है वो तो पूरे अर्थ पे है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे टैकल करें। तो असेंबली लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रैड convention endorsed the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. तो अभी हम आगे करते हैं कि एजेंडा 21 क्या था। तो बस अभी इसमें इतना ही है कि ये डेट याद कर लीजिए कि इस दिन सारे मैट किए थे। और क्यों मैट किए थे? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर बात करने के लिए, और उसको बात करने के बाद नतीजा क्या निकला, सब कंट्रीज ने एजेंडा 21 साइन किया। अब आइए जानते हैं एजेंडा 21 है क्या। तो
आइए इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी वीआईपी क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। इन द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब ये यूएनसीईडी, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनसीईडी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये पर अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इन्होंने क्या एम किया था कि हम ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, मतलब उस टाइम के बाद से जो डेवलपमेंट होगी वो सरकार की रेगुलेशंस के अंडर होगी और वो रेगुलेशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जोर दिया जाएगा। मतलब कहने का यहाँ पे ये हुआ था कि सब लोगों ने साइन किया था कि आगे से कोई कंपनी या कोई भी कंपनी कोई डेवलपमेंट करती है तो उसको गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और उस गवर्नमेंट रेगुलेशन में खास ख्याल रखा जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि जो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या इवन गवर्नमेंट भी कोई डेवलपमेंट कर रही है तो उससे नेचर को कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए या किसी को भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो आइए अब आगे एडिट करते हैं। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया था कि पॉवर्टी भी हो, क्योंकि पॉवर्टी क्यों आएगी, क्योंकि जब रिसोर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, डिसीज होगी, ऑन कॉमन ट्रस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, मतलब हर लेवल पे इसका ध्यान रखा जाए। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। तो आगे अब आया रिसोर्स प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले किया था लाइन में। अब जानते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग एक्चुअल में है क्या। तो हम रीड करते हैं। प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे तो नहीं दिया कि रिसोर्स प्लानिंग है क्या, आगे हम करेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे जनरल बता देता हूँ कि प्लान करके रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अभी हम आगे करेंगे, अभी बस हमें ये एक बार पढ़ लेते हैं। प्लानिंग is the widely accepted strategy judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources, but there are deficient in some other resources. तो अभी तक इन्होंने क्या कहा कि जो प्लानिंग है वो सदियों से चली आ रही है। प्लानिंग बहुत अच्छी चीज़ है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में तो रिसोर्स प्लानिंग होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया अलग अलग डाइवर्सिटीज, मतलब अलग अलग वे से, तो इंडिया अलग अलग रीजन में बटी हुई है, जहाँ पे कोई रीजन तो किसी रिसोर्स में रिच है पर उसी टाइम वो किसी रिसोर्स में लैक भी करता है। जैसे राजस्थान ले लो, वहाँ पे वो पानी की बहुत कमी है पर वहाँ पे कुछ अलग और रिसोर्सेज बहुत अवेलेबिलिटी में है। तो वैसे इन्होंने कहा देयर आर सम रीजन्स इन विच we can to be considered self-sufficient in terms of availability of resources. There are some regions which have acute shortage of some vital resources, मतलब किसी में तो कुछ रिसोर्सेज बहुत है पर साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बहुत कम है। जैसा भी एग्जांपल दिए, इन सब एग्जांपल्स को आप जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्टेट में कोल एंड मिनरल्स बहुत है, रिच पॉजिटिव है। और वही अरुणाचल प्रदेश में अबंडेंस ऑफ वाटर है, पर क्या अब जो अरुणाचल प्रदेश में वाटर की बहुत अच्छी अबंडेंस है, लेकिन लैक्स क्या करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लैक कर रहा है। तो यही बात होगी, कहीं पे उसका वाटर और एक तरफ तो रिसोर्स है पर वहीं पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लैक कर रहा है। साथ ही अब जैसे अब एग्जांपल ले लो, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान मैंने आपको बताई थी, वेल एंड डॉर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी, उसके पास बहुत है पर लैक इन वाटर रिसोर्सेज। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich culture heritage and it is deficient in water. तो यहाँ पे क्या फिर वही बात होगी कि उसके कल्चर हेरिटेज तो है बट इट डेफिशिएंट, मतलब उसके वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स इसकी भी कमी है। दिस कॉल्स फॉर अ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। तो इन सब के कारण ही एक रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है फॉर अ नेशन एट एवरी लेवल। तो आइए अब इसके बाद थोड़ा और जानते हैं। तो अब जानते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स identification and inventory of resources across regions of the country.
पहले हम तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे क्या रिसोर्स की है और क्या रिसोर्स की कमी है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मतलब इसमें हम सर्वे करेंगे तभी हमें पता लगेगा। मैपिंग, हम मैप करेंगे, सब कुछ नोट करेंगे। क्वालिटिव एंड क्वांटिटेटिव, हम लिखेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ की क्वांटिटी अधिक है और किस चीज़ की कमी है। एस्टिमेशन, हम एस्टिमेट करेंगे कि कितना होना चाहिए। मेजरमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेकेंड है इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमें स्किल्स एंड इंस्टीट्यूट सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब जिसमें क्या होगा, हम ऐसी टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर को इवॉल्व करेंगे जिससे ऐसी स्किल्स यूज़ करेंगे जिससे रिसोर्स प्लानिंग हो पाए, और जिसके पास जो रिसोर्स की कमी है और जिसके पास वो रिसोर्स ज़्यादा है उससे लेके हम उसको बैलेंस कर पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और उनके प्लान्स नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करने चाहिए। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो शुरू से ही इस पर जोर दिया जा रहा है इंडिया में। आइए आगे रीड करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो यहाँ पे बात आ गई कि रिसोर्सेज एक नेसेसरी चीज़ है कि किसी भी रीजन के लिए डेवलप होने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है। डेवलप तभी होगा जब रिसोर्सेज होंगे। बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology institution may hinder development। पर वहीं पे अगर दोनों में से एक भी चीज़ कमी हो जाए, या रिसोर्स कमी हो जाए या टेक्नोलॉजी की कमी हो जाए, तो ये डेवलपमेंट को हिंडर कर देती है। मतलब उसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाती। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region। तो वही बात आ गई कि कहीं के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, पर वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में लैग करते हैं। दे इकोनॉमिकली बैक, वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी में लैग करते हैं। और कई रीजन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी तो है पर वहाँ पे रिसोर्सेज में लैग करते हैं। तो ये बैलेंस नहीं है। ऑन द कंट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। वही बात होगी फिर। तो आइए आगे रीड करते हैं। ये तो हो गया, तो आइए आगे रीड करते हैं। कैन यू नेम सम, बीच में क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली रिच, एक मिनट, बैकवर्ड रीजन एंड सम, यहाँ पे स्टेट आना चाहिए था आई थिंक, चलो कोई बात नहीं। सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स। तो यहाँ पे कुछ रीजन्स की बात की जहाँ जिनके पास रिसोर्स तो है पर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वैसे आपको ये लर्न करने का क्वेश्चन नहीं, मैं फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूँ। जैसे मान लो स्टेट ऑफ ओडिशा एंड झारखंड है, तो यहाँ पे क्या इनके पास ये रिच तो है सोर्सेज में, बट ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड लैग करते हैं। तो इकोनॉमिकली लैग करते हैं तो स्टेट ऑफ ओडिशा एंड झारखंड। अब उसके बाद जो एक सेकंड एग्जांपल ले लें, स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है पर इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो आइए आगे रीड करते हैं। हाँ, तो अब इसको ध्यान से रीड करिएगा। इसमें कुछ अंडरलाइन करने में नहीं, फिर भी अगर रीड ध्यान से करिएगा। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। तो यहाँ आज आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि अंग्रेज क्यों आए थे। अंग्रेज हमारे पहले कारोबार करने के लिए आए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज थे, और फिर उन्होंने हमारे पे राज किया। तो शुरू से ही रिसोर्सेज जो हमारे थे वो फॉरेन इन्वेडर्स के लिए एक अट्रैक्शन बने थे। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies। तो अब यहाँ पे जैसे ब्रिटिश की एग्जांपल ले लो, उनके पास टेक्नोलॉजी थी और नॉलेज थी पर उनके पास रिसोर्स नहीं थे, और हमारे पास रिसोर्सेज थे पर हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज नहीं थी। तो क्या हुआ, उन्होंने हम पे सुप्रीमेसी जमाई, हमको गुलाम बनाया और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, हमारे रिसोर्सेज को हमसे ही लिया जस्ट बिकॉज नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तभी कहते हैं कि जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि शुरू से जो हमारे रिसोर्स रिच था, पर जो फॉरेन इन्वेडर्स है उनके कारण हमारे रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकोमोडेटेड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहीं पे बात आ गई कि इन्होंने ये पहले एक एग्जांपल दिया, जैसे ब्रिटिश का एग्जांपल दिया। अब वो
एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, इसीलिए कहा गया है कि जो रिसोर्स है वो तभी तुम्हारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। हमने पीछे क्या किया था कि डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब रिसोर्स हो, पर यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि रिसोर्स तभी तुम्हारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा जब तुम उसके तुम्हारे पास उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो। तो तभी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, और पहला पॉइंट ही यही था कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, तभी कोई चीज़ रिसोर्स बन सकती है। तो आइए आगे रीड करते हैं। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस all this in different phases of the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes in India. एक मिनट, आई थिंक ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, हो सकता है एडिटिंग में गलती होगी, हम आगे से रीड कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से शायद एक मिनट, यहाँ से दिक्कत। Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not involve the availability of resources, but also technologically quality of human resources and historical experience of the people. तो आइए अब आगे रीड करते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा अंडरलाइन करने वाला खास नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे आगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। जो रिसोर्स है वो किसी भी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. पर अगर हम रिसोर्सेज को इरेशनल करें, मतलब किसी के पास कम जाए किसी के पास ज़्यादा है, और ओवर यूटिलाइजेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यूटिलाइज करें, हम ग्रीडी हो जाए, तो इससे क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएगी। और टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। तो ये इसका आंसर होगा पूरा, इसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। तो अब यहाँ पे गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो थोड़ा ये इसके बारे में जानते हैं। Gandhi said, voicing his concern about resource conservation in these words: "There is enough for everybody's need and not for anybody's greed." मैंने आपको पहले भी समझाया था कि गांधी जी ने कहा था कि इस दुनिया पे किसी की जो ज़रूरत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए इनफ रिसोर्सेज है, पर किसी की लालच के लिए रिसोर्सेज, चाहे तुम उसको सारी दुनिया के रिसोर्सेज भी दे दो, वो उसके लिए कम पड़ेंगे। ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। तो उनके अकॉर्डिंग जो रिसोर्स डिप्लीशन मतलब रिसोर्स के खत्म होने का जो जड़ थी, जो मूल कारण था, वो यही था, ये सेल्फिश इंडिविजुअल लोग, एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ इनका जो एक्सप्लॉयटिव नेचर है वही इसकी मूल कारण था कि रिसोर्स डिप्लीशन का। He was against the mass production and wanted to replace it with the production by masses. तो वहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा था वो अगेंस्ट है किसके, कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल प्रोडक्शन करे एट मास लेवल, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है, मान लो फिल्टर वाटर आता है, अब कुछ लोग फिल्टर वाटर की लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें और कुछ वो जो प्रॉफिट है वो कुछ ही लोग कमाए। इससे अच्छा ये होगा कि ज़्यादा लोग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उसको जनरेट करें। इससे क्या होगा? लोड कम आएगा लोगों पे, ठीक है, जो रिसोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लोगों जब प्रोडक्शन बाय मासेस होगी, ज़्यादा लोग प्रोड्यूस करेंगे, चाहे कम क्वांटिटी में करेंगे, लेकिन करेंगे तो ज़्यादा लोग, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसको बहुत सारे फायदे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है गांधी जी ने। तो आइए आगे रीड करते हैं। तो फिर से एक वीआईपी क्वेश्चन, हमारे वीआईपी पैराग्राफ आ गया, इसको ध्यान से रीड कीजिएगा। एट द इंटरनेशनल लेवल, द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। तो ये सब आप अंडरलाइन कर दीजिए कि यहाँ पे बताया गया एक और हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में। 1968 और 1974 में क्या हुआ था? गांधीनियन फिलोसफी वॉज once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to resource conservation at global level was made by the Brundtland Commission report 1987. This report introduced the concept of sustainable development and advocated is a means resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our
common future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro. तो इस वही क्या, जैसे रायो डी जेनेरो में एक समिट हुआ था, वैसे ही क्लब ऑफ रोम में भी एक समिट हुआ था 1968 और 1974 में, जिसमें गांधीयन फिलोसफी भी ली गई थी और उसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि चाहे थोड़ा बनाओ पर सारे मिलकर बनाओ, तो वही स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें उन्होंने मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही जोर दिया था। तो आइए आगे रीड करते हैं। लैंड रिसोर्सेज, तो हमारे पास एक और तरह का रिसोर्स आ गया अब लैंड। अब लैंड भी कितना ज़रूरी है, हाउ लैंड इज अ रिसोर्स। तो पहले तो हम जानते हैं कि लैंड की यूजेस क्या होती है, ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए, सारे लैंड की यूजेस में आएंगे। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। Thus, land is natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication. तो ये सारे लैंड की यूजेस, हम उस पर रहते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, वो ह्यूमन लाइफ, तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें लैंड रिसोर्स के यूज में आती है। हाउ एवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। हाँ, तो यहाँ पे बात करिए, चाहे फिर भी लेकिन लैंड है वो एक फाइनाइट है, मतलब फिक्स्ड है। लैंड ये तो नहीं कि धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, लैंड फिक्स्ड है अर्थ पे। Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. तो इसलिए हम ये ज़रूरी बन जाता है कि हम जो लैंड हमारे पास एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड में, हम उसको, क्योंकि अब जो प्लांट्स है वो तो धीरे ग्रो कर जाएगी, तो हम कह सकते हैं, पर लैंड फाइनाइट है। अगर हम ठीक से प्लानिंग नहीं की और लैंड को वेस्ट कर दिया तो फिर वो हमारे दिक्कत की बात होगी। तो इसलिए कहा गया कि लैंड के लिए प्लानिंग जरूरी है। तो आइए आगे रीड करते हैं। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ। तो अब यहाँ पे इंडिया की बात कही है कि इंडिया की जो जियोग्राफी है उसमें क्या है, लैंड अलग अलग तरह की फॉर्म में है। जैसे हो गया माउंटेन की फॉर्म में हो गया, प्लेट्यूज की फॉर्म में हो गया, प्लेन्स की फॉर्म में हो गया, आइलैंड्स की फॉर्म में हो गया। तो अब ये सारा अंडरलाइन कीजिए, क्या यहाँ पे बताया गया कौन सा कितनी क्वांटिटी में है। जैसे अब इंडिया का 43% जो लैंड है वो किस में है, वो प्लेन्स की फॉर्म में है। और उसका फ़ायदा क्या है, इट प्रोवाइड्स एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री फैसिलिटीज़। तो प्लेन का ये फायदा है। उसके बाद माउंटेन्स जो इंडिया में है वो 30% एरिया माउंटेन से कवर है। और माउंटेन्स का क्या फायदा है, माउंटेन्स इंश्योर पेरेंनियल फ्लो ऑफ सम वाटर, मतलब वो रिवर्स का अच्छा फ्लो बनाते हैं। और बहुत सारे टूरिज्म के लिए इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, वो बहुत सारे टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बन रहे हैं। और जो थर्ड वन है वो है 27% जो बचा हुआ 27% ऑफ लैंड है वो प्लेट्यू की फॉर्म में है। प्लेट्यू आप जानते ही होंगे माउंटेन की फॉर्म में होता है जो ऊपर से फ्लैट होता है। इट पोजेसेस रिच रिजर्व। तो प्लेट्यू में क्या होता है कि ये उसमें बहुत तरह के मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मतलब उसमें फॉरेस्ट भी एज ए रिसोर्स हमने पीछे डिस्कस किया था, और मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्स। आइए आगे रीड करते हैं। तो यहाँ पे एक बुक में हमने ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि जो 43% है वो प्लेन्स में है, 30% माउंटेन्स में है और 27% प्लेट्यूज में है। ये आप पीछे जरूर अंडरलाइन कीजिएगा और इस चार्ट को आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए आगे रीड करते हैं। तो आइए आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, वो लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो लैंड रिसोर्सेज की भी एक फर्दर टाइप्स होगी, वो होगी एक तो फॉरेस्ट, जैसे हम फॉरेस्ट कह सकते हैं। लैंड फॉरेस्ट के अलग, फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनके लिए होम प्रोवाइड करता है। तो फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स के अंदर आता है। उसके बाद हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब जो लैंड पे कल्टीवेशन ना हो पाए, तो इस लैंड का क्या होता है, इस पे लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। तो बैरन वेस्ट लैंड हो गया सेकंड टाइप। थर्ड टाइप हो गया हमारे पास अनकल्टिवेटेड लैंड, जिस पे कल्टीवेशन ना हुई हो। तो इससे क्या होगा, इससे जो पशु पक्षी वो अपना ग्रेजिंग कर सकते हैं, चारा चर सकते हैं। तो उसके अंदर ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूडेड नेट्स एरिया, मतलब और भी इसमें चीज़ें हो सकती है। कल्चरल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। तो अब आपको बता देता हूँ कि ये अनकल्टिवेटेड लैंड और वेस्ट लैंड में फ़र्क क्या होगा। वेस्ट लैंड तो वो हो गए जो तो कभी अब उसको तो कल्टीवेशन हो ही नहीं सकता, उनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि वो क्रॉप को उगा पाए। और अनकल्टिवेटेड लैंड वो हो गए कि जो जिस पे क्रॉप नहीं उगाई गई है 5 साल के अंदर अंदर। अगर मान लो कोई लैंड है जिस पे 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा हो गए और अभी तक उस पर क्रॉप नहीं उगाई गई है,
तो वो वेस्टलैंड के अंदर आ जाता है। और अगर अभी 5 साल नहीं हुए हैं, 5 साल से पहले उन्होंने मतलब क्रॉप उगाई थी, अब 2-3 साल ही हुए हैं कि उसमें क्रॉप ना होगी हो, तो अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर आएगा। जो चौथी टाइप है वो होगी फैलो लैंड। फैलो लैंड होगी जो हमारे पास लेस देन 1 एग्रीकल्चर एरिया, मतलब जो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट 1 साल या 2 साल मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर एग्रीकल्चर पे ना हुई हो। तो अब जैसे एक तो हो गया हमारे पास कल्टीवेशन लैंड, जहाँ पे कल्टीवेशन होती है, ठीक है। अब उसमें अगर 1 से 1.5 साल कल्टीवेशन नहीं हुई तो फैलो लैंड्स के अंदर आएगा। अगर 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया तो वो आएगा अनकल्टिवेटेड लैंड। और अगर 5 साल से ज़्यादा होगा तो वो आएगा वेस्ट लैंड के अंदर, ठीक है। और लास्ट जो वाला बचा हुआ है नेट जोन एरिया। तो इस नेट जोन एरिया में क्या होता है कि साल में एक ही बार क्रॉप उगाई जाती है। एरिया sown for more than once in an agriculture year plus net sown area is known as grass cropped area। तो इसको ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। तो इसके अंदर साल में एक ही बार क्रॉप को डाला जाता है और एक ही बार उगाया जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बाकी जो चैप्टर के पेजेस बचे उसमें उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो इस चैप्टर के जो अभी तक हमने जितना रीड किया है उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी वीडियो कल यानी 18 मई को 1 बजे आएगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।